उत्तराधिकार से वंचित किए जाने के कारण आमन दास अपने पिता अर्जुन दास की हत्या करवा देता है, जिसके कारण रीवा का शासक वीर सिंह बघेल उसे दंड देने के लिए गढ़ा पधारता है, लेकिन पश्चाताप करने के कारण आमन है। तो अबुल फजल का यह कहना कि 1531 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को सहायता देने के कारण आमन दास को संग्राम शाह की उपाधि दी गई, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1516 ईस्वी का यह सिक्का है जिसमें इसे पहले से ही संग्राम शाह कहा गया है। स्पष्ट है कि इस युद्ध में जब घायल अवस्था में होश आता है तो अपनी पराजय को निश्चित देखकर वो अपने महावत आधार सिंह बघेला को उसे मारने के लिए कहती है, और जब वह स्पष्ट रूप से मना कर देता है तो रानी दुर्गावती स्वयं मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है कि रानी दुर्गावती के पास किसी प्रकार का कोई तोप खाना नहीं था, और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मध्यकाल के इतिहास के कई शासकों द्वारा किया गया है कि हाथी पर बैठकर युद्ध स्थल पर जाना, जिसके अपार धन दौलत और अलाउद्दीन के समय की सोने की अशर्फी से भरे 100 बड़े घड़े भी प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकांश धन और 1000 हाथी में से केवल और केवल 200 हाथी ही वो अकबर को पहुंचाता है, जिसके कारण अकबर के साथ मुगल दरबार में भ्रमण करता रहता था, जहां उसे सुंदरी देवी नामक एक तवायफ से प्रेम हो जाता है और वो उसे गड़ा लेकर भाग आता है, जिसके कारण प्रेम नरहरि शाह को नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत छोटा सा बच्चा प्राप्त हुआ था, जिसे गोद लेकर उसने उसका नाम नर्मदा बख्श रख दिया था, और यही नर्मदा बख्श और आगे चलकर शंकर शाह में उत्तराधिकार था। तो गोरख शाह के इन 5 बेटों में से 2 ने तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करके अपना नाम इस्लाम यार खान और दीदर खान रख लिया। गढ़ा, चांदा, देवगढ़ जैसे गौंड राज्यों में यह पहली बार हुआ था कि सत्ता के लाल बख्त बुलंद द्वारा दी गई सहायता के कारण औरंगजेब को अत्यधिक नुकसान होता है, और वो अत्यधिक क्रोध के कारण बख्त बुलंद का नाम बदलकर निगुन बख्त रख देता है और अपने पोते बेदर नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं मिश शुक्ला आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के शानदार मास्टर सीरीज में। अब तक हम सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत और निमाड़ में फारूकी वंश जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज इस मास्टर सीरीज के अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण, रोचक और परीक्षा उपयोगी चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के गौंड राज्य। इस मध्य प्रदेश के गौंड राज्य को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जो है गढ़ा का गौंड राज्य, खैरला का गौंड राज्य और देवगढ़ का गौंड राज्य। अब ये टॉपिक जो है इसे भी हम अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से, ऑथेंटिक, इन डेप्थ और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा काम आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ाकर और आधा अधूरा पढ़ाकर टॉपिक को कंप्लीट करवाना नहीं रहता है। मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल और फैक्चुअल रूप से हर एक जो कनेक्शन या डॉट है या हर एक एंगल है उसको संपूर्ण रूप से करवाता हूं, जो कि आपको यूट्यूब पर और किसी भी संस्थान के कोर्स में देखने को नहीं मिलेगा मेरे पढ़ाने से पहले। उसके बाद तो आप सभी को पता है कॉपी पेस्ट हो ही जाता है। इसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ये अध्याय या ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए आपको इससे पूरी शांति, धैर्य और एकाग्रता के साथ नोट्स बनाते बनाते, बोलते बोलते, लिखते लिखते अपना काम करना है। और इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं या चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले उनको कंप्लीट करना, वरना ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। अब अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो गौंड राज्य इसे 3 भाग में विभाजित करके हम पढ़ेंगे, तो इसका जो गढ़ा का गौंड राज्य है ये आपको यूट्यूब पर संपूर्ण रूप से मिलने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो खेरला का गौंड राज्य और देवगढ़ का गौंड राज्य है ये आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पर ही मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। आप यूनिट वाइज कोर्स के अंतर्गत सेक्शन के अंतर जाएंगे, मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास देखेंगे, उसके अंदर मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास जो सेक्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। कहने का मतलब यूनिट वाइज कोर्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास कोर्स में मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में ये टॉपिक आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स में जाकर आप सभी चीजें देख सकते हैं। तो एमपीपीएससी की कोई भी एग्जाम हो गई, पीईबी की कोई भी एग्जाम हो गई, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसके अलावा कुछ मिलने ही नहीं वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का गौंड राज्य और समझते हैं कि यह सब होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, पहले एक बेस समझ लो आप हल्का फुल्का, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये जो गौंड राज्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लिख देता हूं पूरा, ये 3 राज्यों के अंतर्गत विभाजित था।
है ना। तो एक तो हो गया खेरला, एक हो गया हमारा गढ़ा, ठीक है, और एक हो गया देवगढ़। अब याद रखिएगा ये तीन है तो सही, सबसे इंपॉर्टेंट गढ़ा ही है, लेकिन अगर टाइम की बात करें कौन पहले विकसित हुआ या शुरू हुआ तो वो कौन सा है, वो है खेरला का गौंड राज्य। गढ़ा के गौंड राज्य से भी पहले शुरुआत किसकी होती है, तो ये होती है खेरला की। अब ये खेरला आपको कहां देखने को मिलेगा, तो वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान के बैतूल जिले में इसकी क्या है, हमको क्षेत्र देखने को मिलता है। गढ़ा के गौंड राज्य की अगर हम बात करें तो ये हमको जबलपुर के अंचल में या जबलपुर अंचल में देखने को प्राप्त होता है। अगर हम बात करें देवगढ़ की तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गए क्षेत्र, और शुरुआत कहां से, खेरला से। इसकी शुरुआत कब होती है खेरला की, तो ऐसा बोला जाता है कि 14th से लेकर 16th सेंचुरी के समय इसकी शुरुआत होती है। गढ़ा का जो गौंड राज्य है ये 15वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत होती है, मतलब समकालीन रूप से ही इनकी शुरुआत होती है। और देवगढ़ के बारे में बात करें तो ये भी इसके आसपास मध्य में ही इनको भी पनपने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही से आपके कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलता है, जो सतपुड़ा वाला एरिया है और जो विंध्याचल एरिया है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य जो नर्मदा घाटी आपको देखने को मिलती है, उसी के आसपास ये जो क्षेत्र, ये जो राज्य है ये विकसित होने को हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका बेस है, ये याद रखिएगा। अगर हम खेरला की बात करें तो इसका अंत कैसे हो जाता है, तो जब मुगल आधिपत्य होता है तो इसे सूबे में विभाजित कर दिया जाता है 1601 ईस्वी के आसपास। तो इसे बरार सूबे के अंतर्गत क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है ना। और अगर हम इसकी बात करें गढ़ा की तो ये हम 1857 की क्रांति से लगभग थोड़े सा पहले तक पढ़ने वाले हैं, जब शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बात आती है। और इसकी अगर हम बात करें देवगढ़ के गौंड राज्य की तो ये नागपुर में भोसलों के अंतर्गत पहुंच जाता है, जिससे ये देवगढ़ अपने आप को फिर संस्थानिक भी कहते हैं। ये सब कैसे होता है तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। अभी थोड़ा सा आपको मैप भी बताऊंगा। तो ये है गौंड राज्य, जहां पर गढ़ा का गौंड राज्य, खेरला का गौंड राज्य, देवगढ़ का गौंड राज्य देखने को मिलता है। सब बातें मैंने आपको बताई। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में नर्मदा घाटी के मध्य 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य जो पहला राज्य था वो खेरला है ना, बैतूल जिले में। फिर दूसरा राज्य हमने गौंड राज्य देखा जो 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हमको देखने को मिलता है जबलपुर क्षेत्र में। और फिर तीसरा जो देवगढ़ का गौंड राज्य है ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में हमको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। इस मैप को आप पहले अच्छे से देखो, फिर हम एक सेकंड ना, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये आपको जो मैप दिख रहा है इसमें एकदम सिस्टमेटिक रूप से सभी क्षेत्र दिख रहे होंगे, तीनों के तीनों गौंड राज्य के। एक तो गढ़ा का गौंड राज्य आपको देखने को मिल रहा है, एक खेरला का गौंड राज्य आपको देखने को मिल रहा है, और एक देवगढ़ का गौंड राज्य आपको देखने को मिल रहा है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में विकसित होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये मैप आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्षेत्र के अंतर्गत हमें तीनों के तीनों राज्य मिलते हैं। चलिए भैया, तो आई होप आपको ये सभी मैप से भी एकदम सटीक रूप से समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत किससे होती है, तो खेरला के गौंड राज्य से होती है। लेकिन हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो खेरला की बजाय गढ़ा के गौंड राज्य से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा गढ़ा का गौंड राज्य ही है, और खेरला का गौंड राज्य आपको फिर बीच में समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है कि इसे हम गढ़ा के गौंड राज्य से पढ़ना शुरू करेंगे तो देवगढ़ और खेरला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत हम कर रहे हैं गढ़ा के गौंड राज्य से। अब कैसे क्या शुरू होती है तो इसमें समझते हैं। तो यहां पर लिखा है मध्य भारत में गौंड राज्य का उदय एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, अगर हम आज से लगभग
15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के मध्य की बात करें और सतपुड़ा विंध्याचल क्षेत्र की बात करें जहां पर बीच में नर्मदा घाटी है ना, तो आज के समय में भी यहाँ पर वन जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब सघन डेंसिटी है, जो फॉरेस्ट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जंगल है। तो आज से 500-600 साल पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र रहा होगा। इस कारण से हमें ऐसे क्षेत्र का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है देखने को बहुत ही कम मिलती है, लेकिन कुछ बातें हमें जरूर पता चलती है। ऐसा बोला जाता है जब कलचुरी और चंदेलों का पतन होता है, ये प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, इसका एक अलग से कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा मध्यकालीन इतिहास है उसी प्रकार से आपको आधुनिक और प्राचीन इतिहास की भी मास्टर सीरीज इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। तो यहां पर अभी आप इतनी बात याद रखना कि जब कलचुरियों का और चंदेलों का पतन होता है तो उनका जो क्षेत्र था वो इसके आसपास था, क्योंकि ये क्षेत्र भी उनके शासन क्षेत्र के अंतर्गत थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब कलचुरियों और चंदेलों का पतन होता है तो यहां पर ये जो एरिया है यहां पर किसी प्रकार से कोई जो केंद्रीय सत्ता रहती है वो यहां पर नहीं रही। हमको केंद्रीय सत्ता के तौर पर ये जो गोंड राजा है ये अपने आप को किस प्रकार से पनपाते हैं या उभारते हैं तो वो हमको देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जब कलचुरियों और चंदेलों का पतन हो जाता है तो 2 सदियों तक लगभग यहां पर कोई राजनीतिक रूप से केंद्रीय सत्ता देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद 15वीं शताब्दी में जो संक्रमण काल था, क्योंकि इनका पतन हो रहा था तो छोटे छोटे शासकों को या छोटे छोटे राज्यों को पनपने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे समय पर ही इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोंड राजाओं के अंतर्गत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य निर्मित हुआ, और यह इतना स्ट्रॉन्ग था कि लगभग अगले 350 साल तक ये मौजूद रहा है। तो ये इसकी थोड़ी सी क्या है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमने बात को समझ लिया। क्लियर है बात? चलिए आगे अगर हम बढ़े तो गढ़ा राज्य के नामों का ऐतिहासिक विकास क्यों ऐसा कहा गया है तो वो भी अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि देखिए गढ़ा राज्य की बात करें या गढ़ा के गोंड राज्य की बात करें तो हमें मध्य इस राज्य के अंतर्गत इसका नाम गढ़ा भी देखने को मिलता है, गढ़ा मंडला भी देखने को मिलता है, गढ़ा कटंगा के नाम से भी देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब इसकी शुरुआत के अब नाम ही लिखा हुआ है गढ़ा का गोंड राज्य। इसका तात्पर्य क्या है कि ये गढ़ा नाम से शुरुआत में जाना गया, इसको बाद में गढ़ा कटंगा के नाम से भी जाना गया। ठीक है, और इसे अंत में गढ़ा मंडला के नाम से भी जाना गया। कैसे जाना गया, क्यों जाना गया, तो आप समझिए इस बात को। अब ये सब कैसे पता चलता है तो ये उस समय के जो समकालीन स्रोत है, जैसे हिंदी स्रोत हो गए, संस्कृत स्रोत हो गए, फारसी स्रोत हो गए, ये सभी से हमको इनके कुछ नाम देखने को पता चलता है। तो इस समय के जो समकालीन या कंटेम्प्रेरी स्रोत थे या सोर्स थे उसमें हमको इसका नाम किस प्रकार से देखने को मिलता है तो गढ़ा राज्य ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब शुरुआत हुई है तो इसी प्रकार से नाम हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अन्य कुछ समकालीन स्रोत और जो है, जैसे अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा में हमें इस राज्य का नाम गढ़ा कटंगा देखने को प्राप्त होता है। बात क्लियर है? अब गढ़ा मंडला कब हमें देखने को मिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि इस गढ़ा के गोंड राज्य के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे नरेंद्र शाह। इन्होंने 1700 ईस्वी के आसपास अपनी जो राजधानी, ये प्रश्न आ चुका है, अपनी राजधानी किसने? नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी जो है रामनगर से मंडला स्थानांतरित कर दी थी। एक बात तो यहां पर यह हमें पता चलती है क्या कि नरेंद्र शाह ने 1700 ईस्वी के आसपास, आगे देखेंगे बहुत डिटेल में, रामनगर से मंडला स्थानांतरित कर दी थी। इस कारण से इसको क्या जाना जाने लगा? गढ़ा मंडला के नाम से जाना जाने लगा। और जब 18वीं शताब्दी के अंत की बात आती है, जब मराठा और अंग्रेज मध्य प्रदेश में आ जाते हैं तो इसे ऑथेंटिक, इसे ऑफिशियल रूप से गढ़ा मंडला के नाम से ही जाना जाने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि शुरुआती तौर पर गढ़ा राज्य, गढ़ा का गोंड राज्य गढ़ा नाम से जाना गया और अंत आते आते इसे गढ़ा मंडला के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें एक बात जो है नरेंद्र शाह वाली आ जाती है। और जब मराठा अंग्रेज आते हैं
तो उन्हें इस नाम से ही गढ़ा मंडला के नाम से ही संबोधित करते हैं। लेकिन अगर सबसे पुराने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, दस्तावेजों की बात करें, तो वहां पर हमें इसका नाम गढ़ा देखने को ही मिलता है, क्योंकि जब शुरुआत हुई है तो नाम भी हमें शुरुआत का ही देखने को मिलेगा। यह बात होती है गढ़ा राज्य के नामों के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत। बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ शिलालेख है, कुछ सूची है जिसमें हमको गढ़ा शासकों के बारे में महत्वपूर्ण बात पता चलती है। नोट डाउन करते जाइएगा, आराम से पॉज करते करते कर लीजिएगा भले। अब देखिए 1,00,000 करोड़ स्टार लगा लेना यहां पर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगा। अभी मैं आपको रामनगर शिलालेख भी ओरिजिनल रूप से दिखाने वाला हूं। अब क्या होता है तो देखिए, जो गढ़ा राज्य के शासक है उनकी कई सारी सूचियां उपलब्ध होती है। हमें 4 सूचियां देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी सूची? 4 सूची। और इन सभी सूची में गढ़ा राज्य के शासकों के बारे में बताया गया है। मतलब गढ़ा राज्य के शासकों की सूची हमको देखने को मिलती है। और इन सभी सूचियों में सबसे पुरानी सूची जो हमको प्राप्त होती है वो रामनगर शिलालेख वाली ही प्राप्त होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या बात है। तो ऐसा बोला जा रहा है, गढ़ा राज्य के शासकों की जो सूचियां उपलब्ध है उसमें गढ़ा राज्य के शासक वंश को बहुत प्राचीन बताया गया है। और इसमें सबसे प्रमुख सूची जो है वो हमें रामनगर का जो संस्कृत शिलालेख है उससे प्राप्त होती है। अभी रामनगर शिलालेख का फोटो भी बताऊंगा मैं आपको, और रामनगर शिलालेख के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल भी हम देखने वाले हैं। तो गढ़ा राज्य के शासक वंश की सबसे पुरानी या सबसे प्रमुख सूची जो हमें पता चलती है वो रामनगर के संस्कृत शिलालेख से पता चलती है। और ये रामनगर शिलालेख कहां पर है तो आज के समय में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हमको देखने को मिलता है। अब ये सूची में क्या बताया गया है तो इस सूची में गढ़ा के गौंड राज्य के यादव राय नामक जो व्यक्ति है ना, यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों की सूची यहां पर बताई गई है क्रम में, कि कौन कौन कब कब शासक था। यह बात यहां पर बताई गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आ चुका है। ये जो शिलालेख है ये 1667 ईस्वी के समय का है और गढ़ा के शासक हृदय शाह के शासन काल में इसको क्या करवाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। इसलिए फिर इसके बाद के शासक की जानकारी हमें यहां पर प्राप्त नहीं होती है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय क्या है, 1667 ईस्वी हृदय शाह के समय शासनकाल में उत्कीर्ण, और संस्कृत में है ये, प्लस अभी और बहुत सारी बातें देखेंगे। यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासक गढ़ा के हमको इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे प्रमुख बात है, सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन एक स्रोत है जिसमें हमको गढ़ा के गौंड राज्य के जो शासक है उनकी सूची देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एक सूची हमको प्राप्त होती है जो स्लीमेन है, इनके 1837 में प्रकाशित एक स्रोत से। तो दूसरी सूची हमको प्राप्त होती है इनसे। तीसरी सूची हमको कैप्टन वार्ड के द्वारा पता चलती है जो मंडला जिले की बंदोबस्त रिपोर्ट में दी गई। बंदोबस्त मतलब रेवेन्यू और ये सबसे रिलेटेड जो रिपोर्ट रहती है उस समय की, तो वहां पर भी इन शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। एक अंतिम सूची हमको 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में लिखे गए संस्कृत का एक श्लोक संग्रह है गणेश नृप वर्णनम, इसमें भी हमको सूची प्राप्त होती है। तो 4 सूची कौन कौन सी हो गई, एक तो रामनगर का संस्कृत शिलालेख, एक हो गया हमारा 1837 का स्लीमेन का डॉक्यूमेंट, एक हो गया हमारा कैप्टन वार्ड जो कि मंडला के बंदोबस्त रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं, और एक जो है संस्कृत श्लोक संग्रह जो गणेश नृप वर्णनम है, यहां से हमको पता चलता है। क्लियर हो गई बात। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन चारों में सबसे प्राचीन रामनगर शिलालेख ही है जहां पर हमको ऑथेंटिक रूप से बात पता चलती है। और इन सभी सूची की अगर हम कॉमन बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि इनकी काल गणना या समय की बात करेंगे तो हमको सबसे पहला शासक यादव राय ही देखने को मिलता है। इसे आप कई सारी जगह जादव राय नाम से भी जानेंगे, इन्हें कई सारी जगह आप यादव राय के नाम से भी जानेंगे। तो इन सभी में संस्थापक या आदि पुरुष हमें गढ़ा के गौंड राज्य का
यादव राय या फिर यादव राव ही देखने को मिलता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है रामनगर शिलालेख ऑथेंटिक, जो कि पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है ना। बहुत बारीकी से आप देखोगे तो यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है संस्कृत में, इसको जाली से बंद कर दिया है ताकि ये किसी प्रकार से इसको नुकसान ना हो सके। क्लियर है। अब और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो यहां पर ये जो सूची जितनी भी दी गई है, इसमें एक बात और हमको पता चलती है कि जो जितने भी राजा है उनमें गोरक्षदास अभी एक शासक आएंगे, है ना, गोरक्षदास और उसके जितने भी बाद के शासक है, इनके सब के संबंध में हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मतलब हिस्टोरिकल प्रूफ्स देखने को मिलते हैं। लेकिन गोरक्षदास के जितने भी पहले के शासक हैं उनके बारे में हमको कोई जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं होती है। ये सब अभी नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी तो हम केवल सूची के संबंध में बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या बोला जा रहा है कि गोरक्षदास के बारे में और उसके आगे के शासक के बारे में हमको ऐतिहासिक साक्ष्य देखने को मिलते हैं, उससे पहले को हमको देखने को नहीं मिलते हैं। और ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि गोंड राजा जो है, ये जो गढ़ा के गोंड राज्य है, इसको पनपने का अवसर इस क्षेत्र पर कब मिलता है, जब कलचुरी और चंदेलों की समाप्ति होती है, उसके बाद इनको पनपने का अवसर मिलता है, जो कि और आगे हम डिटेल में देखेंगे। और जहां तक ये जो सूची बताई गई है, इसमें एक बात और बोली गई है कि गोरक्षदास के पहले के जितने भी शासक हैं वो अनुश्रुतियों या सुनी सुनाई बातों वाले राजा है। मतलब अधिकांश को क्या माना जाता है, काल्पनिक ही माना जाता है। कौन के पहले, गोरक्षदास के पहले। लेकिन प्रश्न आ चुके हैं तो हमको इसके पहले के भी शासकों के बारे में, चाहे वो जनश्रुति के आधार पर ही क्यों ना हो, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, उनके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। और अगर हम गढ़ा के गोंड राज्य की स्वतंत्रता की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कोई भी शासक बनता है या कोई भी राज्य पनपता है तो वो सीधे सीधे तो नहीं पनप जाता कि आया और शासक स्वतंत्र रूप में शासन करने लग गया। आप मालवा की स्वतंत्रता की बात करोगे तो वो भी स्वतंत्र हुआ था दिल्ली सल्तनत से, गुजरात भी स्वतंत्र हुआ था, है ना। तो ये निमाड़ का फारूकी वंश भी स्वतंत्र हुआ था। तो जब गढ़ा का गोंड राज्य आया था, तो जब इनकी स्वतंत्र राज्य सत्ता की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि ये गोरक्षदास और खरजी के बाद ही स्वतंत्र हुए होंगे, उसके पहले तो ये नहीं हुएंगे, ऐसा भी यहां पर कहा जाता है। तो हमने स्वतंत्रता की बात करी, काल्पनिकता की बात करी, है ना, फिर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करी और सूची की बात करी, जहां जहां पर हमको ये बात पता चलती है। क्लियर है। तो आराम से पॉज करना और इनको नोट डाउन, और बोलते बोलते लिखते लिखते काम करना। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम के लिए, और कठिन कठिन प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब रामनगर शिलालेख के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं आपको रामनगर शिलालेख के बारे में बताऊंगा। ये मेंस में भी आता है प्रश्न सीधा सीधा रामनगर शिलालेख के बारे में लिखने के लिए, बाकी फैक्चुअल तो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा ही सकता है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, तो ये जो शिलालेख है इसमें मैंने आपको बताया कि जो गोंड राजवंश है इनकी वंशावली के बारे में बताया गया है। राजा हृदय शाह के समय उत्कीर्ण करवाया गया था, तो इनकी उपलब्धियों का यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इन वंश की उत्पत्ति की अगर हम बात करें गढ़ा के गोंड राज्य में, तो ये जो शिलालेख है इसकी शुरुआत सबसे पहले हिंदू देवताओं के अंतर्गत जो शिव और गणेश है इनकी स्तुति से होती है। इस रामनगर शिलालेख में गढ़ा के गोंड राज्य का आदि पुरुष जो है ये यादव राव का बताया गया है, और इसे ही क्या माना गया है, इस गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक माना गया है। इसमें कुल कितने शासक बताए गए हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 54 गोंड राजाओं के नाम इसमें क्रम से दिए गए हैं कि ये थे। और इन 54 शासकों की शुरुआत कहां से होती है, तो यादव राय से शुरू होती है और राजा हृदय शाह से तक जाती है, जिन्होंने इस शिलालेख को क्या करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। अब यहां पर संग्राम शाह जो कि आगे आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण शासक है, तो संग्राम शाह के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि संग्राम शाह ने 52 गढ़ों को जीता था। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कितने गढ़ों को जीता था, है ना। तो इसमें राजा संग्राम शाह के द्वारा जो 52 गढ़ों को जीता गया था उसका भी वर्णन किया गया है और उनकी वीरता का भी उल्लेख किया गया है। अब अगर हम इसके निर्माण के उल्लेख की बात करें रामनगर शिलालेख की, तो कुछ बात आप याद रखिएगा, क्योंकि
यहां से प्रश्न आता है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप क्योंकि किताबों में गलत बताया गया है ना। निर्माण की उल्लेख की बात करें तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अभी मैं निर्माण के उल्लेख के अंतर्गत क्या बताने वाला हूं कि इस शिलालेख में क्या क्या निर्माण के उल्लेख की बात कही गई है। जैसे राजा हृदय शाह जो थे, इनकी पत्नी, इनकी प्रिय रानी का नाम भाग्यवती था, है ना। तो इनकी स्मृति में और भगवान विष्णु के प्रति अपनी स्वरूप भक्ति को बताने के लिए इन्होंने रामनगर में कई भव्य महल, जैसे मोती महल हो गया, मंदिरों का निर्माण कराया, जो स्थापत्य कला में हम देखेंगे। ये निर्माण का उल्लेख, दो तरह के निर्माण, आप कंफ्यूज नहीं हो। एक तो निर्माण का मतलब कि रामनगर शिलालेख का निर्माण किसने किया, ऐसी बात नहीं। इस रामनगर शिलालेख में हृदय शाह के निर्माण की बात कही गई है कि उन्होंने क्या क्या करा। तो एक बात यहां पर तिथि की बात करें तो ईस्वी के अनुसार जो है 1667 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। इस शिलालेख के रचनाकार किसे माना जाता है, तो एक राजेंद्र को भी माना जाता है और राजेंद्र के साथ साथ जय गोविंद को भी रचयिता माना जाता है। तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न दोनों में से आए, आपको इसका उत्तर फिर अपने अनुसार लगाना है, क्योंकि ऑथेंटिक सरकारी दस्तावेजों में दोनों के नाम यहां पर लिखे गए हैं, लेकिन किताबों में इसका रचयिता सीधा सीधा रूपनाथ ओझा को बता दिया गया है, जबकि रूपनाथ ओझा ने तो इसे पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया था। यह गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस शिलालेख के रचयिता हमें राजेंद्र भी दिखने को मिलते हैं और जय गोविंद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्कीर्ण की बात आती है तो फिर रूपनाथ ओझा हमको देखने को मिलता है। अब अगर रचनाकार में राजेंद्र और जय गोविंद नहीं ही है और रूपनाथ ओझा है, तो फिर आपको रूपनाथ ओझा ही लगाकर आना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात हमको देखने को मिलती है। ये जो रामनगर शिलालेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि है ये देवनागरी है। ये रामनगर शिलालेख के बारे में संपूर्ण रूप से बात हो जाती है खत्म, और कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, जैसी कि मैं आप सभी से उम्मीद कर रहा हूं। चलिए भैया, तो आगे बढ़ते हैं रामनगर शिलालेख के बारे में। अब थोड़ा सा कलचुरी और चंदेलों का पतन किस प्रकार से हुआ, बहुत ही बेसिक रूप में अपन समझ लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया होए कि गोंडों का उदय किस प्रकार से हुआ, है ना। यहां पर संक्रमण काल की बात कही जा रही है, तो यहां पर संक्रमण काल का मतलब यह है कि कलचुरियों का पतन हुआ या फिर वो बाद में चंदेलों के अधीन हुए, और इससे यहां से लेकर गोंडों का जब उदय हुआ तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया किसी प्रकार की कोई राजनीतिक केंद्रीय शक्ति नहीं थी, तो यह संक्रमण काल है ना। और इस संक्रमण काल के अंतर्गत हमें दिल्ली सल्तनत के शासकों का भी यहां पर जो है देखने को मिलता है, प्रभुत्व देखने को मिलता है, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य पनपते हैं। उन्हीं में से फिर एक गोंड राज्य भी आगे चलकर बहुत बड़ा राज्य देखने को मिलता है। तो इस संक्रमण काल के समय कैसे क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अंतिम कलचुरी शासक थे विजय सिंह, ठीक है, क्या नाम था इनका, अंतिम कलचुरी शासक विजय सिंह। अब क्या होता है, तो विजय सिंह के समय पर जो कलचुरियों का शासन था ये बहुत ही कमजोर हो चुका था, और इतना कमजोर हो चुका था कि ये वापस से स्वतंत्र हो ही नहीं पाए, है ना। ये कलचुरी के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। और यह भी कहा जाता है कि जो कलचुरियों का जो डाहल क्षेत्र था, ये प्रश्न आ चुका है ना, डाहल क्षेत्र। डाहल क्षेत्र का मतलब क्या है, तो डाहल क्षेत्र का मतलब है जबलपुर और दमोह क्षेत्र, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अंतिम कलचुरी शासक विजय सिंह है, बहुत डिटेल में आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो अंतिम कलचुरी शासक विजय सिंह के समय कलचुरी सत्ता कमजोर हो गई, और ऐसा बोला जाता है कि इतनी कमजोर हो गई कि ये, एक मिनट, हाँ, ये स्वतंत्र वापस से आगे फिर नहीं रह सकी। और जो कलचुरियों का डाहल क्षेत्र था, जिसमें जबलपुर और दमोह क्षेत्र आ रहा है, वहां पर ये विद्यमान तो थे। विद्यमान का मतलब कि शासन कर तो रहे थे कलचुरी, लेकिन ये किस प्रकार से शासन कर रहे थे कि अब इनको अपनी कमजोरी के कारण वहां का जो चंदेल शासन था उसके अधीन उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, या फिर उनके अधीनता ही इनको राज करना पड़ा था। ये हमारी कलचुरी की बात हो रही है। मतलब एक हिसाब से स्वतंत्र
का जो समय था वो इनका खत्म हुआ और चंदेलों के अंतर्गत ही फिर इन्हें भले ही डाहल क्षेत्र के अंतर्गत ये शासन कर रहे थे, लेकिन चंदेलों के अधीन ही कर रहे थे, ऐसा बोला जाता है। अब चंदेलों का भी धीरे धीरे पतन होना चालू होता है, लेकिन चंदेलों को एक समय ऐसा आता है जो कि प्राचीन इतिहास में फिर से रिपीट कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक बात समझो। चंदेलों को ये जो दमोह का आसपास क्षेत्र है, यहां पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का मौका मिला, क्योंकि कलचुरी भले ही अधीनता में थे लेकिन थे तो उसके साथ ही। तो इसके परिणाम या इसके जो प्रमाण है, मतलब कि किस प्रकार से चंदेलों ने अपने आप को दमोह क्षेत्र में सुदृढ़ करने की कोशिश की, तो इसके हमको प्रमाण 2 शिलालेख से प्राप्त होते हैं। इन 2 शिलालेख में कौन सा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। 2 शिलालेख में एक शिलालेख जो है 1287 ईस्वी का है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि दमोह क्षेत्र पर चंदेलों की सत्ता थी, मतलब स्वाभाविक सी बात है चंदेल थे। दूसरी बात, हमें 1304 ईस्वी के अनुसार कम से कम 1309 ईस्वी तक दमोह क्षेत्र में एक वाघदेव नामक प्रशासक चंदेल शासक हमीर वर्मन के अंतर्गत क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, जो कि प्रतिहार था, है ना। तो वाघदेव क्या था, प्रतिहार था, लेकिन चंदेल शासक हमीर वर्मन के अंतर्गत काम कर रहा था। तो इस प्रकार से कलचुरियों की स्वतंत्रता का अंत हुआ, चंदेलों के अधीन काम किए दमोह डाहल क्षेत्र के अंतर्गत। फिर चंदेलों किस प्रकार से सुदृढ़ हुए, उनके हमें 2 शिलालेख से प्रमाण मिलता है। एक तो 1287 ईस्वी का दमोह क्षेत्र वाला कि चंदेलों की सत्ता यहां पर थी। फिर एक बात पता चलती है 1304 ईस्वी से लेकर 1309 ईस्वी तक कि एक प्रतिहार शासक वाघदेव नामक जो प्रशासक था, वो चंदेल शासक हमीर वर्मन की अधीनता के अंतर्गत यहां पर क्या कर रहा था, प्रशासन कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया है कि जबलपुर जिले में बमहनी के सलैया ग्राम से प्राप्त अलाउद्दीन खिलजी, ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं दिल्ली सल्तनत में ही, बहुत ही डिटेल में, है ना, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो उस समय का ही ये बात है। अब यहां पर हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जब चंदेल खत्म हुए, है ना, कलचुरी खत्म हुए तो चंदेलों की अधीनता में गए। अब चंदेलों की भी हमको पतन की बात कैसे पता चलती है, तो वो हमें पता चलती है इनडायरेक्टली कैसे पता चलेगी, सॉरी। तो जबलपुर जिले में बमहनी के सलैया ग्राम में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के सती शिलालेख से पता चलता है कि 1309 ईस्वी में ही ये जो डाहल क्षेत्र है, इसमें अलाउद्दीन की सत्ता यहां पर स्थापित हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है कि जब अलाउद्दीन की सत्ता स्थापित हो चुकी है, मतलब चंदेलों का भी यहां पर क्या हो चुका है, पतन हो चुका है। एक बात क्लियर हो गई। तो अलाउद्दीन की बात पता चली, इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि चंदेलों का पतन हुआ है, वरना इनके शिलालेख, इनकी बात या अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी प्राप्त हमको थोड़ी मिलती है ना। अगली बात यहां पर बोलता है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के बाद जो गढ़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर तुगलक वंश के जो भी सुल्तान या शासक रहे, उनका अधिकार बना रहा। एक तो हमको 1300 ईस्वी 1309 ईस्वी की ही बात पता चल गई। उसके अलावा मैं दिल्ली तुगलक वंश के अंतर्गत ही बटियागढ़ के 2 फारसी शिला, एक फारसी और एक संस्कृत शिलालेख के बारे में भी वहां पर पढ़ा के आया हूं। तो वही बात यहां पर है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दमोह के क्षेत्र पर मोहम्मद तुगलक के आधिपत्य का प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। कहां से, वही वाला है ना, बटियागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है दमोह का। इस शिलालेख में फारसी में अलग बात कही गई, संस्कृत वाले में अलग बात कही गई, दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे तो समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि टॉपिक शुरुआत से पढ़ोगे तो ही डॉट्स या कनेक्शंस आपके होंगे, है ना। तो जो पढ़कर आ चुके हैं उनको ये कनेक्शन पता चल रहा होगा, इसलिए ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो बटियागढ़ के शिलालेख की तिथि सन 1328 ईस्वी, जिसमें क्या बताया गया कि एक स्थानीय प्रशासक दमोह क्षेत्र में था, जलाल खोजा। ये मलिक जुलाची के पुत्र हिसामुद्दीन का क्या था, प्रतिनिधि था, है ना। मोहम्मद तुगलक के समय जुलाची इस क्षेत्र का प्रशासक ही था। ये सब बातें अपन पहले भी देखकर आ चुके हैं। तो क्या पता चल रहा है, जबलपुर जिले के सलैया ग्राम से जो सती शिलालेख है, वहां से पता चल गया 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था।
दमोह क्षेत्र से हमको ये पता चल रहा है कि मोहम्मद तुगलक का यहाँ पर शासन था, जिसके अंतर्गत जल्लाल खोजा मलिक जुलाची के पुत्र हिसामुद्दीन का प्रतिनिधि था, है ना। तो इससे ये पता चला कि जबलपुर और दमोह क्षेत्र पर इस समय तुगलक वंश का शासन स्थापित हो चुका था। मतलब चंदेलों का और कलचुरियों का जो है पतन यहां पर हो चुका था। क्लियर है बात। अब 1328 ईस्वी के बाद गढ़ा का जो आसपास का क्षेत्र था उसकी जानकारी 1328 ईस्वी के बाद कैसे पता चलती है, तो वो ऐसे पता चलती है कि जो अबुल फजल नामक जो साहित्यकार है उसके द्वारा संग्राम शाह के पहले के जो शासक गोरक्षदास है और खरजी है इसके अस्तित्व का पता नहीं चलता। मतलब समझे कि 1328 ईस्वी तक तो ये बात हमारे लिए क्लियर है कि चलिए यहां पर जो है तुगलक वंश की सत्ता स्थापित थी। उसके बाद 1328 ईस्वी के बाद जो गढ़ा का क्षेत्र था उसकी जानकारी हमको तब तक पता नहीं चलती जब तक अबुल फजल संग्राम शाह के पहले के शासक गोरखदास और खरजी के अस्तित्व के बारे में नहीं बताता। मतलब अबुल फजल नहीं बताता तो फिर हमको बात पता नहीं चलती। यहां पर यह कहने की बात है। और ये जो इस काल में ये जो संक्रमण काल था, इस काल में ही फिर छोटी छोटी स्थानीय शक्तियों को पनपने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये जो अस्थिरता का दौर था, अस्थिरता का दौर मतलब कलचुरी चंदेलों का पतन हो रहा था, तुगलक वंश स्थापित हो चुका था, फिर तुगलक वंश की भी समाप्ति हो रही थी और अस्थिर हो चुका था। और इस अस्थिरता के इस युग में ही गोंडों को भी अपने पनपने का अवसर प्राप्त होता है स्पष्ट रूप से। और फिर गौंड राज्य एक आगे चल के बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने को देखने को मिलता है। क्लियर है बात। तो यहां पर इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि कैसे कलचुरी का पतन होकर वो अधीनता में जाते हैं चंदेलों के, फिर चंदेल भी अंत में क्या होते हैं, पतन होता है उनका और तुगलक वंश की स्थापना होती है। फिर एक संक्रमण काल आता है और अबुल फजल गोरक्षदास और खरजी के अस्तित्व पहले के शासकों का अस्तित्व बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। इस प्रकार से ये सब कहानी चलती है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ये जो मैं बीच में पॉज करने का समय देता हूं, हालांकि 1 सेकंड बाद ही मैं शुरू कर देता हूं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है जहां पर मैं बोल दूं कि इसको पॉज करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब कि वहां पर एक बार आप पॉज करके अपने नोट्स आपने बना ही लिए होते हैं आराम आराम से, तो एक बार जितना भी पढ़ा है उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, है ना। तो इतना कर लिया करो। ये जो समय मैं आपको देता हूं वो भले ही 1 सेकंड बाद ही शुरू करता हूं, लेकिन आप पॉज करके पढ़ लिया करो। चलिए भाई, तो इतना नोट करो फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब हम गढ़ा राज्य की स्थापना से जुड़ी जनश्रुतियां एवं संस्थापक यादव राय के संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और ये जो गढ़ा राज्य की स्थापना है इसके संबंध में हमें 2 जनश्रुतियां देखने को मिलती है। जनश्रुति मतलब सुनी बातें देखने को मिलती है। ठीक है। अब पहली जनश्रुति क्या है, तो पहली जनश्रुति के अनुसार ऐसी बात बोली जाती है कि जो गढ़ा क्षेत्र है उसके पास एक कटंगा नामक स्थान था और यहां पर एक गोंड रहता था जिसका नाम क्या था, सक्तू था, है ना। अब ये जो सक्तू है इसकी कन्या ने एक नाग से विवाह किया था और ये जो नाग था सहवास करते समय पुरुष रूप धारण कर लेता था और इस विवाह के फलस्वरूप ही किसका जन्म हुआ, धारू शाह का जन्म हुआ। और धारू शाह का पौत्र ही कौन था, यादव राव। और यादव राय ने ही इस प्रकार से गढ़ा में क्या कर दी, गोंड राज्य की नींव रख दी। ये पहली जनश्रुति हमको देखने को मिलती है। दूसरी जनश्रुति हमको कहां पता चलती है, तो हमने शासकों के बारे में 4 बातें देखी थी, रामनगर, वार्ड और स्लीमेन और ये सभी देखा था, है ना। गणेश नववर्णन श्लोक संग्रह भी देखा था। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम आपको पता है, स्लीमेन, है ना। तो दूसरी जनश्रुति के अनुसार दूसरी जनश्रुति जो है ये में स्लीमेन के जो डॉक्यूमेंट है उसमें देखने को मिलती है कि इस जनश्रुति के अनुसार स्लीमेन वाली जो है इसके अनुसार जो जादू राय है या यादव राय जो है ये खानदेश के सेहल गांव का क्या था, निवासी था। और लांजी के जो हेहय वंशी राजा था, हेहय वंशी
आपको फिर से प्राचीन काल में पढ़ाऊंगा, है ना, अच्छे से, बहुत बढ़िया। हालांकि पढ़ाया हुआ है पहले ही, लेकिन मैं और डेप्थ और ऑथेंटिक तरीके से वापस से प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास फिर से इसी प्रकार से शुरू करूंगा। तो अभी इतनी बात आपको याद रखना है, हेहई वंशी के यहाँ नौकरी करता था। तो स्लीमेन के डॉक्यूमेंट के अनुसार जो यादव राय है, ये खानदेश के सेहल गांव का निवासी था और लांजी के हेहई वंशी राजा के यहां पर नौकरी करता था। एक दिन इसको क्या आता है, सपना आता है, और सपने में नर्मदा देवी जो है इनको क्या देती है, निर्देश देती है कि ये गढ़ा के पास रामनगर के जो ब्राह्मण संत है सर्वे पाठक, इनके पास जाए और इन्हें अपना गुरु माने। तो ये ऐसा का ऐसा ही करते हैं कि नर्मदा नदी के जो सपने में निर्देश था उसके अनुसार गढ़ा के पास रामनगर के ब्राह्मण संत सर्वे पाठक के पास जाते हैं और उनको क्या मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। और सर्वे पाठक ने उससे एक वचन लिया था, एक प्रॉमिस ली थी कि जब ये यादव राय राजा बने तो ये सर्वे पाठक को अपना क्या बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा। और सर्वे पाठक की सलाह पर ही ये जो यादव राय है, इन्होंने गोंड राजा के यहां पर फिर क्या करी, नौकरी करी। गोंड राजा को सेवा करी, एक हिसाब से गढ़ा के गोंड राज्य के यहां पर सेवा करी। अब इस सेवा से प्रसन्न होकर जो गढ़ा के गोंड राजा थे, उन्होंने, हालांकि प्रसन्नता की बात के बीच में एक बात यहां पर आती है कि जो गोंड राजा थे जिसके यहाँ पर सर्वे पाठक के सलाह पर जादू राय सेवा कर रहा था, तो ये राजा ने अपनी पुत्री रत्नावली के लिए नीलकंठ पक्षी द्वारा चयन की व्यवस्था की। बोला भैया कि ये जो नीलकंठ पक्षी जो है जिसके सर पर बैठेगा उससे मैं अपनी जो लड़की है रत्नावली इसका विवाह कर दूंगा। और संयोग से ये जो नीलकंठ पक्षी है ये सीधा सीधा कहां पर बैठ जाता है, किसके सर पर, जादू राय के सर पर बैठ जाता है जो इसके यहां पर सेवा कर रहा था। और इस प्रकार से रत्नावली और जादू राय का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और जब इस राजा की मृत्यु होती है तो फिर जादू राय गढ़ा का शासक बनता है और अपने वचन के अनुसार जो कि सर्वे पाठक ने दी थी, तो सर्वे पाठक को यह क्या बनाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से हमें दो जनश्रुतियां देखने को सीधे सीधे और स्पष्ट तौर पर प्राप्त होती है, जहां पर मेनली जादू राय के बारे में ही बताया गया है। यहां से प्रश्न आपसे अवश्य तौर पर पूछे जा सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब अगली बात जो है, एक सूची है जहां पर A to Z मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण शासक है सबकी लिस्ट देकर रखी है, जहां से हम यादव राय या जादू राय के बारे में शुरुआत करते हैं। फिर खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास या संगीनदास, फिर अर्जुन दास, संग्राम शाह, दलपति शाह, सब तक पूरा का पूरा जाते हैं। फिर आपने यहीं पर जब 1857 की क्रांति देखते हो, जहां आपने शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में सुना होगा, तो यहां पर आपको शंकर शाह भी देखने को मिलेंगे। ये स्वतंत्र रूप से शासक नहीं रहते हैं गढ़ा के गोंड राज्य के उस समय। कैसे क्या, यहां से एक प्रश्न आया है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आगे बताऊंगा जब हम शंकर शाह तक पहुंचेंगे। तो ये सब के सब क्या थे, इस गढ़ा के गोंड राज्य के शासक रहे हैं। तो मेनली आप क्या करें, अब सब कुछ तो आपको नहीं याद होगा, है ना। याद कैसे होगा, जब हम लाइन बाय लाइन सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे तब वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा और याद रहेगा इसे। लेकिन क्रम में सजाने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मेनली शुरुआत के तो आपको ध्यान रखना ही है। हालांकि यहां पर भी दो सूची आएगी जहां पर शुरुआत के शासकों में कंफ्यूजन रहता है, तो दोनों सूची के अनुसार अपन देखेंगे, है ना। तो और अंत के शासक कौन थे तो वो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन शुरुआत के 6-7 शासक केसरी शाह तक आप जो मधुकर शाह, चंद्र शाह तक थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब इनकी डिटेल आप देखोगे तो आपको ऐसे ही याद ये हो जाएंगे, बट फिर भी अपनी तरफ से आपको यहां पर याद रखना है। चलिए भैया आगे हम बढ़ते हैं। तो आप चाहो तो पॉज करके इनके नाम लिख लो, और नहीं भी लिखना चाहते हो तो नोट्स में से जो दूंगा वो उसमें से कर लेना। प्रॉपर ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे, और बाकी तो अपन पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल में शासक के नाम लिख के जाओगे इसे। अब यहां पर बात आती है गढ़ा के शासक कौन थे, महत्वपूर्ण बात है भैया, है ना। गढ़ा के शासक कौन थे, तो हम सब कुछ देखकर आ चुके हैं। कुछ छोटी मोटी बात हम याद रखते हैं, जहां पर बीच में
जो है शासक जैसे संग्राम सिंह आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। तो यहां से एक बात हमको ये जानना चाहते हैं कि गढ़ा के शासक थे कौन वास्तविक तौर पर। तो यही एक बात हमको पता चलती है कि जो इस गढ़ा के गौंड राज्य के शासक संग्राम शाह है, इनके सिक्कों में इन्हें क्या कहा गया है, संग्राम शाह को पुलत्स्य वंशी कहा गया है। और पुलत्स्य ऋषि के बारे में तो आप सभी को जानते ही है ना। अब यहां पर पुलत्स्य वंशी कहा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो पुलत्स्य ऋषि है उनका जो पौत्र है ना, वो कौन था आप सभी को पता होगा, रावण था, है ना। तो यहां पर ये जो संग्राम शाह के सिक्कों में पुलत्स्य वंशी कहा गया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसीलिए है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पुलत्स्य ऋषि का पौत्र रावण था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, गोंड स्वयं अपने आप को क्या कहते हैं, रावण वंशी भी कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, ऐसी स्थिति में गढ़ा के शासकों को गोंड मूल का क्या कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो ये जब पुलत्स्य वंशी संग्राम शाह के सिक्कों में हमको देखने को मिलता है, यहां से एक बात आगे हमें क्लियर पता चलती है कि भैया ये अब अपने आप को रावण वंशी क्यों कहते हैं, क्योंकि पुलत्स्य वंशी का कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये रावण वंश के अपने आप को देखने को प्राप्त होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपको समझने की है, जो कि हम ये देखते हैं कि इस निष्कर्ष को एक समकालीन स्रोत अकबरनामा से भी हमको समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें अबुल फजल जो है ये कहता है कि संग्राम शाह का पुत्र, यहां से प्रश्न आ चुका है ना, कि ये जो अपना दुर्गावती है, इनका विवाह किससे हुआ था। तो कई सारे लोग इसको दूसरे अपना कीर्ति राज से बोलते कि ये पिता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आगे उसको भी समझेंगे, है ना। तो क्या पता चलता है कि अबुल फजल कहता है कि संग्राम शाह का पुत्र जो दलपति शाह है ये अच्छे कुल का नहीं था, मतलब गोंड माना जा रहा है, मतलब ये अच्छे कुल का नहीं है, ये अकबरनामा कह रहा है, ठीक है। तथापि उस समय महोबा के जो चंदेल शासक है सालवाहन, इस पता होने के बाद भी कि ये अच्छे कुल का नहीं था, तब भी उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इस कारण से किया क्योंकि सालवाहन जो है इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो गढ़ा के शासक है ये राजपूत नहीं थे और ये चंदेलों से नीचे वाले स्थान की जाति के माने जाते थे, मतलब क्या थे, ये गोंड थे। तो ये गढ़ा के शासक में हमको दो बात यहां से पता चल गई। एक बात तो ये अपने आप को रावण वंशी कहते हैं, जो कि संग्राम शाह के सिक्के पुलत्स्य वंशी के संदर्भ में पता चलता है। और दूसरी बात ये अबुल फजल के अनुसार कि ये राजपूत नहीं थे, ये गोंड जाति के थे। यहां से प्रश्न आया हुआ है, संग्राम शाह के पुत्र ने जो है दलपति शाह ये अच्छे कुल का नहीं था, तो महोबा के चंदेल शासक सालवाहन से अपनी पुत्री का विवाह किया था। ये सब आगे अपन जब दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत, तब अपन अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर है बात। तो क्या पता चली, रावण वंशी संदर्भ पता चला और गोंड जाति हमको पता चली। अब खरजी से अर्जुन दास तक के संबंध में कुछ बातें आप ध्यान रखो, क्योंकि अलग 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 सूची के अनुसार अलग अलग बातें हमको पता चलती है। अबुल फजल जो है ना, अकबरनामा में अकबरनामा में अबुल फजल जो है ये संग्राम शाह की वंशावली किस प्रकार से बताता है। अब ये जो अबुल फजल है ये शुरुआत से हो गया और ये सब नहीं बता रहा है, ये बस ये बता रहा है कि संग्राम शाह की वंश कैसा था, शुरुआत के 4, 5, 6 शासक के बारे में बताता है। तो अकबरनामा में अबुल फजल संग्राम शाह की वंशावली इस प्रकार बताता है कि सबसे पहले खरजी हुए, फिर गोरक्षदास, फिर सुखन दास जिनको संगीन दास भी कहा गया है, फिर अर्जुन दास, और अर्जुन दास के बाद उनका लड़का संग्राम शाह। 1 लाख करोड़ स्टार लगा लेना, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अबुल फजल के अनुसार संग्राम शाह के जो राजा के पहले के जो शासक है उनको क्रम में सजाए। लेकिन रामनगर की जो शिलालेख है 1667 ईस्वी का, उसके अनुसार हमको क्या पता चल रहा है कि सीधे दादी राय मतलब यादव और ये सब अलग अलग नाम से जाना गया, तो दादी राय के बाद गोरक्षदास आए और गोरक्षदास के बाद सीधे सीधे अर्जुन दास है और अर्जुन दास के बाद संग्राम शाह आते हैं। तो दोनों शिलालेख या दोनों अकबरनामा और रामनगर शिलालेख में इस प्रकार से थोड़ा सा अलग ही वर्णन किया गया है संग्राम शाह के
पहले के शासकों के बारे में। लेकिन प्रश्न स्पष्ट तौर पर पूछा जा सकता है कि रामनगर शिलालेख के अनुसार संग्राम शाह की वंशावली क्या है और अकबरनामा के अनुसार संग्राम शाह की वंशावली क्या है। क्लियर है बात। इन सब के अनुसार अगर जब आप अकबरनामा को डिटेल में पढ़ोगे और रामनगर शिलालेख को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो खरजी शासक है, मेनली अगर अकबरनामा, क्योंकि यहां पर तो ऐसी बात पता नहीं चलती है, मेनली जब अकबरनामा को देखोगे तो ऐसा बोला जाता है ये जो खरजी है इसने अपने शासन को कब संभाला या अपने राज्यारोहण की तिथि कब से मानी जाती है, इनकी 1440 ईस्वी के अनुसार मानी जाती है ना। तो थोड़ा सा हम खरजी से ही शुरुआत करेंगे आगे और फिर मेन संग्राम शाह तक आएंगे और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो 1440 ईस्वी मानी जाती है खरजी के राज्यारोहण की तिथि और इसके बाद फिर कैसे अर्जुन दास से हम संग्राम शाह तक पहुंचते हैं ये हम आगे देख लेते हैं, हल्का फुल्की बात समझ लेते हैं, है ना। तो गढ़ा के राज्य के प्रारंभिक जितने भी शासक थे उनके शासन काल को आप थोड़ा सा समझ लो। जैसा यहां पर बोला गया है कि अकबरनामा में ही खरजी की बात बताई गई है, रामनगर शिलालेख में तो नहीं बताई गई है ना। तो खरजी जो है ये बोला गया है कि अब ये बहुत योग्य व्यक्ति था, बहुत चालाक व्यक्ति था। तो ये जो प्रदेश के इसके आसपास के अन्य शासक हैं इनसे ये पेशकश वसूल किया करता था, मतलब एक हिसाब से राजस्व तौर पर वसूल करता था और राजस्व के तौर पर कई सारी चीजों को, साथ ही साथ व्यक्तियों को, घोड़ों को भी ये वसूल किया करता था। तो इसने कई सारी अपनी सेना को क्या कर लिया था, बढ़ा कर लिया था। और 1460 ईस्वी के लगभग, क्योंकि इनको 1440 ईस्वी में शासक मानते हैं अपन, 1460 ईस्वी के बाद इनका उत्तराधिकारी गोरक्षदास होता है और ये भी लगभग 20 साल मतलब 1480 ईस्वी तक शासन करते हैं। गोरक्षदास के बाद उनका पुत्र सुखन दास या संगीन दास 1480 ईस्वी के लगभग शासन करता है और ये 1500, मतलब आप ये देख रहे होंगे कि इन सभी के बीच में 20 साल का ही अंतर है। तो आपको वर्ष याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि देखो यहां पर खरजी की बात करें तो खरजी यहां पर कितने तक आ रहा है, 1440 ईस्वी से हम इसका राज्यारोहण मान रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो गोरक्षदास आ जाता है। तो गोरक्षदास जो है ये 1460 ईस्वी से शासन करना शुरू करता है। गोरक्षदास के बाद उसका पुत्र सुखन दास या संगीन दास आ रहा है और ये 1480 ईस्वी तक शासन कर रहा है। और 1480 के बाद 1480 के लगभग जो है सुखन दास आ जाता है और सुखन दास जो है ये 1500 ईस्वी तक शासन करता है ना। और फिर उसके बाद जो है अर्जुन दास आ जाता है और अर्जुन दास 1500 लिखा है यहाँ पर, 1500 है ना। अर्जुन दास आ जाता है और अर्जुन दास 1500 ईस्वी के लगभग यहाँ पर बैठना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि सुखन दास या संगीन दास 1480 के लगभग सत्तारूढ़ होता है। उसके बाद सुखन दास आता है और उसका अंत 1500 ईस्वी में, सुखन दास का अंत जो है, मैंने सुखन दास 2 बार लिख दिया है ना, हाँ यहाँ पर अर्जुन दास आएगा क्योंकि सुखन दास तो हुई, मैं वही सोचूं कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ये 1500 ईस्वी, ठीक है। तो 1500 ईस्वी के समय अर्जुन दास हो जाता है। तो 20 साल का ही अंतर है, बस आप शासक याद रख लीजिएगा, खरजी, गोरक्षदास, सुखन दास और फिर अर्जुन दास। और अर्जुन दास के बाद फिर हम देखेंगे इनका सबसे महत्वपूर्ण पुत्र जिसने बहुत कुछ काम किए थे और इस पे एक व्यक्ति नाराज भी हो गए थे लेकिन इनको माफ कर दिया गया था। बहुत सारी चीजें हैं, अपन समझेंगे, ठीक है। तो अर्जुन दास 1500 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठ जाता है। अबुल फजल के अनुसार राज्यारोहण के समय अर्जुन दास जो है इसकी उम्र 40 वर्ष थी और उसका एक सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या है, अमान दास, है ना। और छोटे पुत्र का नाम क्या था, जोगी दास। तो अर्जुन दास के हमें 2 पुत्र देखने को मिल चुके हैं, एक तो अमान दास है, ठीक है, अमान दास, और एक हमको देखने को मिल गया है जोगी दास, ठीक। तो ये प्रश्न आ सकता है, जोगी दास और अमान दास किसके पुत्र थे, तो अर्जुन दास। ये प्रश्न तो आ ही चुका है कि अमान दास के पिता का नाम क्या था, तो अमान दास के पिता का नाम अर्जुन दास था। अब ये अमान दास, आमन दास, संग्राम शाह, ये सब एक ही व्यक्ति है। आगे चल के संग्राम शाह की उपाधि अमान दास को प्राप्त होती है। तो कैसे होती है इन सभी को अपन समझ लेते हैं। अब सब कुछ अमान दास से ही शुरू होने वाला है, ये बात आपको स्पष्ट तौर पर याद रखना है। तो ये जो मैंने
बताया है इस प्रकार से आप इसको लिख लोगे तो ये आपको इतना पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ गए? चले भैया, तो आगे बढ़ते हैं। अम्हान दास का विद्रोह और गढ़ा राज्य की सत्ता प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसको आपको समझना है। यहां से मेन बात अब शुरू होने वाली है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये जो आमन दास था या आमन दास था या अमन दास था, ये जब बचपन की बात अगर हम करें या युवा अवस्था की बात करें तो बहुत ही शैतान था, बहुत ही दुष्कर्मी था, मतलब अच्छा कैरेक्टर इसका नहीं था। और ये कहा जाता है कि हमेशा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाता था, मतलब कोई भी अगर इसको अर्जुन दास काम करने का बोले तो ये वो काम नहीं करता था। और एक बार इसी बीच ये आमन दास जो है गढ़ा से भाग निकला और अपने पड़ोस में स्थित एक राज्य था जिसका नाम क्या था, भाट। भाट प्रश्न पूछा जा चुका है। भाट का मतलब यहां पर रीवा आ जाता है। तो रीवा के शासक जो वीर सिंह है, इनके यहां पर जाकर ये रुक जाता है। और ये जो वीर सिंह है ये इसको आमन दास को अपने पुत्र के समान रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। इसी बीच आप सभी को पता है कि अर्जुन दास का एक छोटा पुत्र भी था जिसका नाम क्या था, जोगी दास। तो जोगी दास को, क्योंकि ये तो भाग गया और ये दुष्कर्मी भी था, इस प्रकार से था, तो अर्जुन दास फिर क्या कर देता है, आमन दास से जो छोटा लड़का था जोगी दास, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और जब ये बात आमन दास को पता चलती है तो वो बहुत ही गुस्से में वापस से गढ़ा आता है और जो पिता की राजधानी है वहां पर ये रवाना होता है और वहां पर अपने पिता अर्जुन दास की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब जब ये बात वीर सिंह देव को पता चली कि भैया इसने तो अपने पिता की हत्या ही कर दी है, तो वो फिर वीर सिंह देव को सबक सिखाने के लिए गढ़ा की ओर बढ़ता है। और आमन दास जो है इनके डर से, वीर सिंह देव के डर से पर्वत में जाकर क्या कर लेता है, शरण ले लेता है। और थोड़ा सा जब समय व्यतीत होता है तो गुस्सा शांत होता है। तो उस समय आमन दास जो है ये कुछ अपने दोस्तों के साथ या इसके अधीनस्थों के साथ जाकर वीर सिंह देव से क्या करता है, भेंट करता है। क्योंकि अर्जुन दास की तो मृत्यु हो गई तो वीर सिंह देव ने गढ़ा राज्य को अपने अंतर्गत ले लिया था। तो जब आमन दास वीर सिंह देव से भेंट करते हैं और अपनी बात का बहुत पश्चाताप करते हैं कि मेरे से गलती हो गई, अपने पिता की हत्या कर दी इस प्रकार से, तो वीर सिंह देव क्या करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं और साथ ही साथ गढ़ा राज्य जो है वो भी आमन दास को सौंप देते हैं। और इस प्रकार से आमन दास जो है गढ़ा राज्य की सत्ता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं आपसे। चलिए भैया आगे बात करें तो आमन दास उर्फ संग्राम शाह, ये संग्राम शाह कैसे नाम आता है ये भी हम देखेंगे। तो हम संग्राम शाह की पदवी की बात करेंगे, दलपति शाह का दुर्गावती से विवाह की बात करेंगे, संग्राम शाह का राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है तो इनके बारे में आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, मेंस में ही प्रश्न आता है। फिर संग्राम शाह के सिक्कों को हम देखेंगे सिक्के भी मैं आपको बताऊंगा। संग्राम शाह की मृत्यु किस प्रकार से होती है उसका मूल्यांकन हम देखने की कोशिश करेंगे। और फिर फाइनली दलपति शाह पर हम जाने वाले हैं। तो यहां इतना हमको संग्राम शाह के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना है और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से अपन बैठने वाले हैं, चलिए पढ़ने वाले हैं। देखिए आमन दास उर्फ संग्राम शाह की अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो इसने अपना जो शासन स्थापित किया है, सत्ता पर बैठा था, एक एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि 1510 से लेकर 1513 ईस्वी के मध्य ये है अपनी गद्दी पर बैठा था या सिंहासन पर बैठा था। आमन दास ने कुछ समय बाद ही क्या कर ली थी, संग्राम शाह की पदवी धारण कर ली थी। ऐसा इसके कुछ सिक्कों से प्राप्त होता है कि जब ये शासक बना तो वहां पर शासक बना तो इसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, ये इसके सिक्कों से पता चलता है। और संग्राम शाह का जो सबसे पुराना सिक्का माना जाता है वो 1516 ईस्वी का माना जाता है। इसका मतलब कि इससे पहले तो ये शासक संग्राम शाह का जो है संग्राम शाह की जो उपाधि है नहीं थी। स्वाभाविक सी बात है ना। अब एक बात और पता चलती है, ये जो संग्राम शाह की उपाधि है ये कैसे इसको मिली। एक तो हमको ये बात पता चल गई कि इसने कुछ समय बाद संग्राम शाह की पदवी धारण की थी, तो ये तो हमको पता है कि आमन दास ही संग्राम शाह था, इसने पदवी धारण की, ये सब बात हमको पता चलती है। लेकिन अबुल फजल एक बात और
कहता है कि आमन दास ने 1531 ईस्वी में, इस समय जो गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, उसको रायसेन विजय, ये रायसेन विजय को मैंने आपको बहुत अच्छे से दूसरे पॉइंट में भी पढ़ा है, जब हम मुगलों का प्रभुत्व पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे रायसेन विजय को, और मुगलों का प्रभुत्व पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है, देखेंगे आगे। तो ऐसा बोलता है, कौन बोलता है? अबुल फजल बोलता है। अबुल फजल ये बोलता है कि 1531 ईस्वी में आमन दास गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की रायसेन की विजय में सहायता करता है, और इस बात से खुश होकर जो सुल्तान बहादुर शाह है, ये इसको क्या देता है? संग्राम शाह की उपाधि दे देता है। ऐसे स्पष्ट तौर पर बात कही जाती है। अब अगर हम बोले तो ये बात क्या सत्य है? तो अबुल फजल का ये जो कथन है ये स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर इस सिक्के के साक्ष्य को सामने रखे और अबुल फजल के साक्ष्य को सामने रखे तो फिर ये कथन जो है ये सही नहीं है अबुल फजल का। कारण क्या है? 1516 ईस्वी का सबसे पुराना हमको संग्राम शाह के बारे में पता चलता है। संग्राम शाह के सिक्कों में ही इसको संग्राम शाह कहा गया है, और ये 1531 ईस्वी के समय की बात है। तो अगर संग्राम शाह को रायसेन विजय के दौरान सुल्तान बहादुर शाह ने जो है सहायता प्राप्त करने के बाद संग्राम शाह की उपाधि दी थी, तो उसके पहले इसका नाम संग्राम शाह कैसे पता चलता है? तो इन दोनों को कंपैरिजन जब करते हैं तो फिर हमको ये पता चल जाता है कि नहीं, ये अबुल फजल का कथन जो है ये स्वीकार्य नहीं है। हालांकि मैं रिपीट कर देता हूं, ये सोचकर कि ये स्वीकार्य नहीं है तो फिर ये प्रश्न नहीं आएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसे आमन दास को संग्राम शाह की उपाधि किसने दी थी? तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। तो ये प्रश्न तो आ ही चुका है, वापस आ सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है किसके अनुसार? तो अबुल फजल के अनुसार। दूसरी बात यहां पर यह आ सकती है, कौन सी विजय में सहायता देने के लिए? तो रायसेन विजय में सहायता देने के लिए। यह बात आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। 1 लाख करोड़ स्टार आपको लगा लेना है। चलिए भैया आगे बात करते हैं। दलपति शाह का दुर्गावती से विवाह, 5 लाख करोड़ स्टार लगाना प्रश्न आ चुका है यहां से, है ना। तो क्या होता है? संग्राम शाह जो थे, इनके 2 बेटे थे। एक का नाम क्या था भैया? चंद्र शाह, और एक का नाम था दलपति शाह। जो बड़ा बेटा था दलपति शाह, उसका विवाह संग्राम शाह के जीते जी ही हो गया था। कब हो गया था? 1542 ईस्वी में हो गया था। और किससे हो गया था? दुर्गावती से ही हो गया था। ऐसा बोला जाता है कि दलपति शाह की जब जो आयु है विवाह के समय 25 साल मानी जाती है। ये प्रश्न याद रखना, दुर्गावती के संदर्भ में पूछा जा सकता है। दुर्गावती का विवाह कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हो गया था दलपति शाह से। इस संबंध में, ये जो विवाह हुआ था इसके संबंध में स्पष्ट तौर पर अबुल फजल एक बात लिखता है कि दुर्गावती राठ और महोबा का जो चंदेल राजा है सालवाहन उसकी पुत्री थी। 1 लाख करोड़ स्टार। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? तो सालवाहन। कई सारी जगह आपको ये जो एक नाम है कीरत सिंह, ये देखने को मिलता है। ऑप्शन में भी कीरत सिंह था, लेकिन एक दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, जैसे जो स्मिथ और कनिंघम है, ये जो है इनके बारे ये बताते हैं कि कीरत सिंह से इनका विवाह हुआ था। लेकिन अबुल फजल तो सीधे तौर पर लिखता है कि राठ और महोबा के चंदेल राजा जो सालवाहन थे उनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तीनों तरफ से आ सकता है कि सालवाहन कहां के शासक थे? तो राठ और महोबा के थे। कौन थे? तो चंदेल थे। इस प्रकार से आ सकता है। और जो कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि दलपति अच्छे कुल का नहीं था, मतलब गोंड था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। और सालवाहन की परिस्थिति यहां पर बहुत अच्छी नहीं थी, स्थिति उनकी बेकार थी, इसलिए उनको विवाह जो है दलपति शाह और दुर्गावती का विवाह सालवाहन को करना पड़ा। यह बात यहां पर सीधा सीधा बोला जाता है। और जो स्मिथ और कनिंघम है ना, ये जो स्मिथ और कनिंघम है ये बताते हैं कि जो शेर शाह था
उनके कंटेम्परेरी मतलब उनके समय एक राजा था कालिंजर का, जिनका नाम क्या था, कीरत सिंह। उनको कीरत सिंह को दुर्गावती का क्या मानते हैं, पिता मानते हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर गलत ही है। यह कीरत सिंह जो है ये प्रसिद्ध चंदेल वंश की प्रमुख शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। तो स्मिथ और कनिंघम के अनुसार जो कीरत सिंह को दुर्गावती का पिता बताया गया है यह गलत है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि स्मिथ और कनिंघम के अनुसार दुर्गावती का पिता कौन है, तो कीरत सिंह है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन अबुल फजल ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि ये जो है ये सालवाहन का पुत्र था। क्लियर कट बात हमें देखने को मिलती है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके लड़के का मतलब दलपति शाह का दुर्गावती से 1542 ईस्वी में विवाह भी हो चुका है। बात करते हैं हम संग्राम शाह के राज्य विस्तार की, कि किस प्रकार से संग्राम शाह का राज्य विस्तार होता है। याद रखिएगा 1 लाख करोड़ स्टार लगा लेना कि संग्राम शाह का जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत 52 गढ़ थे, है ना। कितने गढ़ थे भैया, 52 गढ़ थे। और केवल दो ही सोर्स ऐसी बात करते हैं, तो रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि संग्राम शाह के अंतर्गत 52 गढ़ थे, ये हमें कहां से पता चलता है, तो रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम से हमें पता चलता है। इसके अलावा जो स्लीमेन है, स्लीमेन अपन पहले देखकर आ ही चुके हैं सूचियों के समय पर। तो स्लीमेन ने जो गढ़ा मंडला की हिस्ट्री लिखी है उसमें वो पूरे के पूरे संग्राम शाह के 52 गढ़ हैं, उनकी पूरी लिस्ट देते हैं कि कौन कौन से गढ़ थे, है ना। और वो ये भी बताते हैं स्लीमेन कि भैया ये जो गढ़ा है ये कहां कहां पर विद्यमान है वर्तमान में। अब नर्मदा नदी के उत्तर में भी विद्यमान थे, नर्मदा नदी के दक्षिण में भी विद्यमान थे। अगर हम बात करें कि ये नर्मदा नदी है तो यहां पर ये उत्तर है और ये नर्मदा नदी का दक्षिण है, तो अधिकांश जो गढ़ है वो नर्मदा नदी के उत्तर में आपको देखने को मिलता है और बहुत ही पास पास ये गढ़ आपको देखने को मिलते हैं। इतने भी पास नहीं, मतलब कुछ किलोमीटर के अंतर्गत ये गढ़ आपको देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि ये जो नर्मदा नदी का जो उत्तरी भाग है ये बहुत ही फर्टाइल है, मतलब बहुत उपजाऊ है, इसलिए आपको वहां पर गढ़ा राज्य के गढ़ बहुत करीब और ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जो दक्षिण का क्षेत्र है, नर्मदा नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, वहां पर गढ़ा के बहुत ही कम राज्य देखने को मिलते हैं और ये बहुत दूर दूर भी देखने को हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं था और साथ ही साथ जो है यहां पर घना क्षेत्र भी हमको देखने को मिलता है। तो ये स्लीमेन के अनुसार है, स्लीमेन 52 के 52 गढ़ के बारे में बताते हैं कि ये गढ़ थे और कहां कहां पर स्थित थे, है ना। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि नर्मदा नदी का उत्तर का जो इलाका है बहुत ही उपजाऊ है, आबादी भी ज्यादा थी। दक्षिण जो क्षेत्र है कम उपजाऊ था, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जंगल वाला एरिया ज्यादा था, इसलिए यहां पर खेती योग्य जमीन कम थी और यहां आबादी भी कम थी। इसलिए तो संग्राम शाह के राज्य विस्तार के अंतर्गत 52 गढ़ याद रखिएगा, रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम ही बताते हैं। और 52 के 52 गढ़ के नाम कौन बताते हैं, तो वो स्लीमेन बताते हैं, जब गढ़ा मंडला के इतिहास को दर्शाते हैं या बताते हैं, और ये भी बताते हैं कहां पर किस प्रकार से था। तो ये कॉन्सेप्चुअल तरीके के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम संग्राम शाह के सिक्के। आप ये देख सकते हैं, ये जो सिक्के हैं ये एकदम ओरिजिनल सिक्के हैं, है ना, किसी प्रकार से कोई बनाया नहीं है। ये मैंने आर्कियोलॉजिकल की बात करें, डिपार्टमेंट जो रहते हैं वहां से मैंने ये जो सिक्के हैं इनको निकाला है। तो बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो इन सिक्कों को। अब देखिए संग्राम शाह के समय हमको सोने के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, चांदी के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। उसके समय हमको सोने के 3 सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सोने का एक गोल सिक्का 1543 ईस्वी का है, और यही सोने के 1543वें सिक्का जो है 1543 का, इसमें संग्राम शाह को स्पष्ट रूप से पुलत्स्य वंशी भी कहा गया है। और संग्राम शाह के हमको 3 चांदी के सिक्के भी सतपुड़ा के पठार में जो तामिया है ना, छिंदवाड़ा का आसपास वाला क्षेत्र, वहां से भी देखने को मिलता है। तो सिक्कों में बहुत महत्वपूर्ण हमको ज्यादा नहीं देखना है, बस ये बात याद रखना कि 1543 ईस्वी का जो एक सोने का सिक्का है इसमें संग्राम शाह को पुलत्स्य वंशी कहा गया है, और चांदी का सिक्का जो है ये हमको तामिया में प्राप्त होता है, देखने को मिलता है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले भैया, तो आगे बढ़ते हैं हम संग्राम शाह की मृत्यु और मूल्यांकन। अब यहां पर भी कुछ बातें आप ध्यान रखिए। जैसे बोला गया है कि अबुल फजल ने दुर्गावती के शासन को 18 वर्ष बताया है और दलपति शाह के शासन को 7 वर्ष बताया है। मतलब दलपति शाह जो है, इनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है, इसलिए इनका शासन 7 वर्ष ही रहा। और दुर्गावती शुरुआत में जो है अपने छोटे से पुत्र के शासक था, लेकिन वास्तविक शासन तो दुर्गावती शासिका तो दुर्गावती थी, जो कि आगे समझेंगे। तो अबुल फजल के अनुसार दुर्गावती का शासन 18 वर्ष और दलपति शाह का 7 वर्ष और दुर्गावती की मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई। तो इन सभी को आधार मानते हुए यह बोला गया है कि संग्राम शाह की मृत्यु 1541 ईस्वी में हो गई थी। लेकिन संग्राम शाह की मृत्यु के संबंध में जिस प्रकार से इनकी जो सत्ता इन्होंने संभाली थी उसमें भी कंफ्यूजन है। 1510 से 1513 के बीच में ऐसा बोला गया है। यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहां कब 1541 ईस्वी में या फिर 1543 ईस्वी में। तो ये जो अबुल फजल ने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है कि दुर्गावती 18 साल, दलपति शाह 7 वर्ष, दुर्गावती की मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई, तो इस हिसाब से तो अबुल फजल बोल देता है कि 1541 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है महामहोपाध्याय मिराशी। ये संग्राम शाह का एक सिक्का है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है और उस सिक्के के आधार पर संग्राम शाह का शासन कब तक बताते हैं, 1543 ईस्वी तक बताते हैं। और ऐसा बोला गया है कि इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मतलब अबुल फजल जो 1541 ईस्वी शासन बता रहे हैं कि तब तक शासन किया, और जो इस सिक्के के अनुसार 1543 ईस्वी है, तो ये तो संग्राम शाह का सिक्का ही बता रहा है। तो यहां पर हम इसे क्या मानते हैं, एक्यूरेट मानते हैं। तो आप देखेंगे कि अबुल फजल की कई सारी बातें हमको विवादास्पद देखने को लगभग मिल रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है ना। लेकिन अबुल फजल ने कई सारी बातों को स्पष्ट तौर पर और बहुत अच्छे से समझाया है। तो 1543 ईस्वी हम इनके शासन का बात करते हैं कि 1543 तक इन्होंने शासन किया था, क्योंकि सिक्कों के अनुसार यही बात हमें देखने को मिलती है। और 33 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया और एक बहुत ही बड़ा राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया था। क्लियर है। चलिए भैया, संग्राम शाह के द्वारा स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। 1 लाख करोड़ स्टार लगा लेना। जैसे संग्राम शाह ने चोरागढ़ जो कि नरसिंहपुर में है, इसका दुर्ग बनवाया था। ये सब स्थापत्य कला में वापस से डिटेल में देखेंगे। और सिंगोरगढ़ किले के निकट इन्होंने संग्रामपुर नामक एक गांव भी बसाया था जो कि दमोह में है। इसी प्रकार से संग्राम शाह ने संभवतः गढ़ा के निकट मदन महल नामक एक महल का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो एक बात हमें पता चली, चोरागढ़ का दुर्ग जो कि कहां पर है, ये प्रश्न आ सकता है, नरसिंहपुर में किसने बनवाया, संग्राम शाह ने। संग्रामपुर नामक एक दमोह में नगर भी बसाया। उसी प्रकार से गढ़ा के निकट मदन महल का निर्माण भी इन्होंने ही कराया। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने गढ़ा के निकट ही संग्राम सागर नामक एक तालाब भी बनवाया। उसके तट पर बाजना मठ का निर्माण भी इसने का पीबी में पूछा जा चुका है, बाजना मठ कहां पर है। ठीक है, तो स्थापत्य कला में समझेंगे अच्छे से, बहुत डिटेल में। तो बाजना मठ का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया है, संग्राम शाह के द्वारा ही किया गया है। सब बातें अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है। और इनसे भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो कि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, अगर हम गढ़ा के गौड़ राज्य की बात करें, तो संग्राम शाह द्वारा साहित्य के संरक्षण के संदर्भ में पूछा जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि संग्राम शाह मात्र एक विजेता नहीं था, बल्कि उसने साहित्य को भी क्या किया था, आश्रय दिया था। संग्राम शाह ने खुद ने संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिसे क्या बोला जाता है, रस रत्न माला बोला जाता है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। तो रस रत्न माला की रचना
संग्राम शाह ने ही की और ये संस्कृत में लिखा गया है। इन्हीं के समय पर कई सारे विद्वानों को अलग अलग क्षेत्र से क्या किया गया था, आमंत्रित भी किया गया था, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इनके नाम याद रखना, ये आगे आएंगे, है ना। एक विद्वान थे दामोदर ठाकुर, जो प्रसिद्ध महेश ठाकुर के क्या थे, अग्रज थे। मतलब महेश ठाकुर की बात कर ले या दामोदर ठाकुर की बात कर ले, ये एक भाई थे। और जो दामोदर ठाकुर है, ये महेश ठाकुर, जो कि अपन दुर्गावती के समय और आगे देखेंगे, उनके बड़े भैया थे। स्वाभाविक सी बात है, पहले आए तो बड़े भैया थे, अग्रज थे, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संग्राम शाह के समय जो दामोदर ठाकुर आए थे, ये कहां से आए थे, तो ये मिथिला से आए एक बहुत ही बड़े क्या थे, संस्कृत के विद्वान थे। और दामोदर ठाकुर ने इन्हीं के समय पर दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी, जिसमें एक तो दिव्य निर्णय है और एक संग्राम शाही विवेक दीपिका है। 1,00,000 करोड़ स्टार लगा लेना। यहां पर एमपीपीएससी या पीबी आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, संग्राम शाह की रचना बताओ। अब यहां पर संग्राम शाह विवेक दीपिका में संग्राम लिखा आ रहा है, तो लोगों ने इसको समझ लेंगे कि ये भी संग्राम शाह ने लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संग्राम शाही विवेक दीपिका और जो दिव्य निर्णय है, ये दामोदर ठाकुर ने मिथिला से जब गढ़ा आए थे संग्राम शाह के समय, तब इसकी रचना करी थी दामोदर ठाकुर के द्वारा। क्लियर बात। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न सीधा और स्पष्ट तौर पर आपसे पूछा गया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, तो चौरागढ़ का किला, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ओरिजिनल फोटो है। चौरागढ़ का किला अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहता है। ये आप देख रहे होंगे यहां पर, ये ऑथेंटिक, ये जो चौरागढ़ किले के बाहर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे या स्टेट सर्वे जो डिपार्टमेंट रहता है वो लगाता है, तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। इसको भी मैं आपको भी पढ़कर बताऊंगा, लेकिन पहले चौरागढ़ किले के बारे में मेन बातें समझ लो। चौरागढ़ का किला पर्यटन स्थल के संदर्भ में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए चौरागढ़ का किला, इसे क्या कहा जाता है, चौगान भी कहा जाता है। शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको चौगान भी कहा जाता है। कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। एक पॉइंट यहां से ये बन जाता है, शॉर्ट में आप बना सकते हो। दूसरी बात, ऐसा बोला जाता है कि गोंडवाना साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक इसी प्रकार का कोई प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन गोंड राज्य के द्वारा बनाया गया क्षेत्र किला नहीं है, या फिर निम्न में से कौन गढ़ा के गोंड राज्य के अंतर्गत नहीं था, या गढ़ा के गोंड राज्य के क्षेत्र के संदर्भ में पूछा था। तो जब ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ोगे तब उस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू में आपको करवाऊंगा मैं, है ना। तो गोंडवाना क्षेत्र के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण किला है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संग्राम शाह के द्वारा 16वीं शताब्दी के समय पर किया गया था। क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यह किला रानी दुर्गावती के पुत्र जो वीर नारायण है, इनकी वीरता का साक्षी है, जो कि अभी अपन आगे स्टोरी जो देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा बोला गया है कि जब 1564 ईस्वी में मुगल सेनापति जो आसफ खान था, ये इसने हमला किया था, तब वीर नारायण ने इसी चौरागढ़ किले में क्या किया था, उस आसफ खान का मुकाबला किया था, और मुकाबला करने के बाद ये वीर गति को प्राप्त हुई हो गए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है गोंड राज्य के संबंध में। दुर्ग के भीतर एक विशाल जलकुंड है, जिसे रेवा कुंड भी कहा जाता है ना। इसी प्रकार से एक मांडू में भी है, जो मैं आपको मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत के समय बताया था, है ना, जिसमें आज भी जल रहता है। तो ठीक बात है। किले के अंदर रंग महल है, राजा प्रेम नारायण शाह का महल है, दरबार हॉल है। दरबार हॉल तो कहीं नहीं पूछा जाता है, क्योंकि दरबार हॉल तो सब जगह होते हैं, है ना। तो रंग महल की बात कर सकते हैं, राजा प्रेम नारायण शाह महल की बात कर सकते हैं, ये इसी के अंतर्गत स्थित है। यहाँ प्राचीन नरसिंह प्रतिमा, जिसका सर और धड़ अलग है, और एक हम बात करें पिरामिड नुमा मंदिर भी स्थित है, जो कि यहां पर है। और चौरागढ़ 1634 ईस्वी तक गढ़ा राज्य की राजधानी रहा है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, 1634 ईस्वी तक। क्या प्रश्न आ सकता है कि गढ़ा राज्य की राजधानी चौरागढ़ कब तक रहा, तो 1634 ईस्वी तक। और अगर 1634 ईस्वी तक ये राजधानी रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण किला गोंड राज्य के अंतर्गत रहा होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या लिखा है,
एवा कुंड पिरामिड और प्राचीन मंदिर जैसे कलचुरी प्रतिमा जो भग्य नरसिंह कलचुरी काल की है, किंतु निर्माण स्थापत्य गोंडकालीन 16वीं शताब्दी प्रतीत। किले के भीतर धरती स्वयं रानी ताल कैदियों को रखे जाना वाला खंदक रंग महल, गोंड राजा प्रेम नारायण का महल मुख्य है। गोंड शासकों के अवसान के बाद सन 1818 में इस किले को अंग्रेजों ने क्षतिग्रस्त किया। रानी ताल एवं राजा महल के बीच मराठा शासन काल में निर्मित भवनों के चिन्ह भी विद्यमान है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है संग्राम शाह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, है ना। तो वही सब चीजें हैं जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने। ये मेरे इतना गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि पास में ही बार बार आइसक्रीम वाला यही सामने ही बेच रहा है। कम से कम 15-20 मिनट हो गए मेरे को आवाज़ सुनते सुनते। हालांकि आपको माइक में आवाज़ नहीं सुनाई देगी, नॉइस कैंसलेशन हो जाएगा, बट अब क्या है, ये घंटी की आवाज़ें और जो हॉर्न की आवाज़ें बहुत ज़्यादा चुभने वाली रहती है, तो माइक इसको कैसे भी पकड़ ही लेता है, चाहे कितना भी अच्छा माइक आपका क्यों ना हो। तो खैर इन बात में थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अगर आवाज़ आ रही हो और नहीं भी आ रही हो तो कोई बात नहीं, पढ़ाते पढ़ाते आपने भी सुना होगा, पढ़ते पढ़ते आपको इरिटेशन हो जाता होगा कभी कभी। तो खैर, तो चलिए यहाँ तक आप एक बार रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो, फिर अपन आगे जाएंगे कहाँ पर, तो हमको दलपति शाह के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी रहेगी।